चलिए देख पा रहे हैं, बड़ा हाई द बैच फास्ट पा रहे हैं, हाई लिख के भेजें ग्रुप्स के अंदर फास्ट। जितने बच्चे भी देख पा रहे हैं ग्रुप्स के अंदर हाई लिख के भेजें। जैसे वी कैन स्टार्ट द क्लास फास्ट, जल्दी करो, जल्दी फास्ट, वी हैव टू स्टार्ट द क्लास। जितने बच्चे भी देख पा रहे हैं हाई लिख के भेज दें जल्दी जल्दी। नंबर आपको पता ही है 9229467000, जल्दी जल्दी भेजें। फटाफट। Today's topic is potentiometer. चलिए, आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। जल्दी फास्ट फास्ट, जो लोग देख पा रहे हैं हाई लिख के भेजें जल्दी से ग्रुप्स के अंदर। जो बच्चे भी मुझे देख पा रहे हैं ग्रुप्स के अंदर हाई लिख के भेज दें जल्दी। जल्दी करें। चेक करो जरा, लिंक ठीक आ रहा है, स्पीड ठीक आ रही है, वीडियो ठीक दिख रहा है, कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं है। वैसे तो सब कुछ सही होना चाहिए। आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। जल्दी ओके। अब पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले आपको 5 मिनट में फिगर बनाना है। बोर्ड पर देखो, ये एक फिगर मैंने बना के दिया है, ये जरा कॉपी में जल्दी से बना लो, इस पर चर्चा करनी है। तो 5 मिनट में फिगर आपको, और आपके बीच में नहीं आ रहा हूं, फिगर आपको छोड़ रहा हूं, 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिए जल्दी फास्ट। 5 मिनट आपके पास हैं।
चलिए बोर्ड पर देखेंगे, टॉपिक है हमारा आज का पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पूरा ध्यान बोर्ड पर। लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा था मीटर ब्रिज और उसके ढेर सारे सवाल आपने बनाए थे मीटर ब्रिज के, अगर आपको याद हो। ऑन द लास्ट टर्न वी हैव स्टडीड द टॉपिक विच इज नोन एज मीटर ब्रिज। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। और आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है पोटेंशियोमीटर। तो पहले तो अपन को ये समझना है कि जो मीटर ब्रिज होता है और जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो दोनों में क्या अंतर होता है, ये हमें जानना है। ये जानेंगे कैसे, बोर्ड पर देखें। पोटेंशियोमीटर में 7 वायर होते हैं कम से कम, ध्यान से सुनना। मैं आपको याद दिलाता हूं हादसा, कैसा हादसा है, किस हादसे की मैं बात कर रहा हूं। हम अपने स्कूल के प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, तो स्कूल के प्रैक्टिकल लैब में जब जाते हैं तो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ। उस प्लेटफॉर्म पर आप देखोगे तो एक वुडन का बॉक्स रखा होता है लंबा सा, उस पर स्केल वगैरह लगी होती और उसमें तार लगे होते हैं 4 5 6 7, ऐसा आपके सामने तस्वीर आ रही होगी, तार लगे होते हैं। और हमारे जैसे जो शरारती बच्चे होते हैं, आप जैसे उसमें क्या करते हैं, पियानो बजा देते हैं। तो जिस पर आप पियानो बजा रहे हैं वो है ये पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर है। बात समझो, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में बेसिकली अंतर है। वहां मीटर ब्रिज में एक ही वायर होता है 1 मीटर का, यहां पर 7 वायर हैं। 7 वायर कैसे, देखिए ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा मैंने 4 दिखाए हैं। ऐसे टोटल जो वायर है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में। ए और बी पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये पॉइंट तेरा ए है, ये फिगर बना लेना, और ये तेरा पॉइंट बी है। तो इस ए और बी के बीच में ऐसे तार लगे होते हैं, ऐसे 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 डिफरेंट क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। ये आपका काम करता है। तो कोई पूछे कि पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसमें बहुत सारे तार लगे होते हैं। अब सवाल है क्या काम आता है, पहले सुनते जाओ। सवाल है ये क्या काम आता है, तो आंसर है ईएमएफ निकालने के काम आता है सेल का। ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। बात समझ रहे हैं। अभी ये क्लियर करना है कि सेल का ईएमएफ क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर में। अभी ईएमएफ मतलब अभी तो आप पोटेंशियल समझ लो, ईएमएफ का मतलब आप तो अभी वोल्टेज समझ लो, लेकिन ईएमएफ अलग होता है, वोल्टेज अलग होता है। इसकी चर्चा भी हमें करनी है पोटेंशियोमीटर में। तो आपने फिगर बना लिया पोटेंशियोमीटर। अब इसके बारे में कुछ बातें लिख लो पहले, और फिर बातें दोबारा से शुरू करेंगे। तो लिखो ईएमएफ, ऐसा लिखो पोटेंशियोमीटर, लिखा रहा हूं, लिखिए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर, लिखिए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which can be used for measuring the EMF. Potentiometer is a device which can be used for measuring the EMF of the cell. It is a device which is used for measuring the EMF of the cell without taking current from it, without taking current from it. तो पोटेंशियोमीटर is a device which is used for measuring the EMF of the cell without taking current from it. मतलब वो उसमें से कोई करंट नहीं लेता और फिर भी उसका EMF को वो क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, देखो कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ, देखो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, बड़ा, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब वायर का मोटाई सब जगह बराबर होगी, जैसे उसमें बताया था ना अपन ने मीटर ब्रिज में यूनिफॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म मैंगनीन। मैंगनीन ये वही शब्द है जो वहां आया था, मैंगनीन मतलब ये जो वायर है मैंगनीन का होगा, MANGANIN, मैंगनीन। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्म वायर, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, इफ यू रिमेंबर, CONSTANTAN। और मैंने आपको वहाँ प्रॉपर्टीज बताई थी कि इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो जीरो होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो होने से क्या फ़ायदा होता है बच्चों, मैंने समझाया था कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। तो कंस्ट्रक्शन में लिखें, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर AB। यहाँ से यहाँ तक वायर है AB, लॉन्ग है ना, देखो ये ऐसे 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 ऐसे। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नीन वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन फिक्स्ड ऑन ए वुडन प्लैंक। ये वुडन प्लैंक पर बंधे होते हैं। वुडन प्लैंक मैंने बताया ना, लकड़ी का एक जो डिब्बा होता है, फिक्स्ड ऑन ए वुडन प्लैंक, WOODEN, फिक्स्ड ऑन ए वुडन प्लैंक। पैराग्राफ चेंज। प्रैक्टिकली लिखो, प्रैक्टिकली द वायर AB इज, practically the wire AB is consisting of 7 wire। प्रैक्टिकली जो वायर AB होता है इट कंसिस्ट ऑफ 7 वायर 1 मीटर लॉन्ग ईच। प्रैक्टिकली जो होता है इसके अंदर 7 तार होते हैं 1 मीटर लॉन्ग ईच। कई किताबों में ऐसा भी लिखा है कि 4 होते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं, जनरली हम 7 लेते हैं। और वैसे भी अभी थोड़ी देर बाद जब आप पोटेंशियोमीटर ख़त्म करोगे अभी 1 आध घंटे बाद, तो लास्ट में ये बात समझ में आएगी कि जितना लंबा वायर ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियोमीटर अच्छा होगा। मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अभी तो अपन ऐसे ही समझ रहे हैं, वहाँ पर देखेंगे कि एक पोटेंशियोमीटर है 5 तार लगे हैं 1-1 मीटर के, और दूसरा पोटेंशियोमीटर है उसमें 10 तार लगे हैं 1-1 मीटर के। तो कौन सा पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब जल्दी काम करेगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो मैंने बताया कि जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा होता है। समझ गए? तो ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो देखो, बेसिकली अ वायर AB कंसिस्ट ऑफ 7 वायर्स ईच 1 मीटर लॉन्ग, ईच 1 मीटर लॉन्ग। सारे वायर 1-1 मीटर के होते हैं, ईच 1 मीटर लॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक है। These 7 wires are connected with each other with copper strips। ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ये दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, कॉपर स्ट्रिप CS। These wires are connected to each other with copper strips। ये जो वायर्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कॉपर स्ट्रिप से, फुल स्टॉप। और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर ये लगा है। A sensitive galvanometer is connected through jockey J। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड थ्रू जॉकी J। तो एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, इट इज कनेक्टेड थ्रू जॉकी J। ठीक है। A meter scale is provided on the wooden board। ये वुडन बोर्ड है जिसमें वायर बंधे होते हैं, उस पर मीटर स्केल लगी होती है। मीटर स्केल इज प्रोवाइडेड ऑन द वुडन बोर्ड। मीटर स्केल इज प्रोवाइडेड ऑन द वुडन बोर्ड। जैसे देख लेंगे कितनी लेंथ है, जैसे वो मीटर ब्रिज नहीं था उसमें नीचे स्केल लगा देते थे, यहाँ भी स्केल होती है। मीटर स्केल इज प्रोवाइडेड ऑन द वुडन बोर्ड। चलिए, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? लिखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखिए, it works on the principle that, principle लिखो, it works on the principle that potential difference, it works on the principle that potential difference across, it works on the principle that potential difference across any part of a uniform wire। लिखते चलना, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। It works on the principle that
potential difference across any part of the uniform wire is directly proportional to length of that portion. दोबारा सुन लें. It works on the principle that potential difference across any part of the uniform wire is directly proportional to length of that portion, comma, when constant current flows through the wire. When constant current flows through the wire. जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा वायर में से, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू दी वायर. एक बार जरा प्रिंसिपल को पढ़ लो जिससे बात समझ में आ जाए कि क्या प्रिंसिपल है, क्या करना है. एक बार जरा प्रिंसिपल को ढंग से पढ़ लो, क्या कह रहा है वो. ध्यान से पढ़ के समझ लो कि वो क्या कहना चाह रहा है. फिर मैं एक बार प्रिंसिपल समझाता हूं कि व्हाट द प्रिंसिपल इज सेइंग, क्या वो कहना चाह रहा है. देखिए क्या कह रहा है वो. ये कह रहा है कि जब इसके अंदर से कांस्टेंट करंट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, ऐसा कह रहा है. मतलब जो इसकी प्रिंसिपल है वो ये है सीधा सीधा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन. लेंथ ऑफ दैट पोर्शन कब, जब कांस्टेंट करंट जाएगा तब. व्हेन द कांस्टेंट करंट पासेस द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा वो कह रहा है. अब इस बात को और भली भांति समझें कि वो क्या कह रहा है. इस बात को और ध्यान से देखें. देखो यार, हमें मालूम है ओम्स लॉ कहता है, बोर्ड पर देखना, V इज इक्वल टू आर आई. बोर्ड पर देखने की कोशिश करना पहले. हमें मालूम है कि ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आर आई. हमें मालूम है R की वैल्यू रो एल अपॉन ए होती है. इफ यू रिमेंबर समथिंग, R की वैल्यू जो होती है वो रो एल अपॉन ए होती है. यहाँ रख दो. तो V की वैल्यू हो जाती है रो एल अपॉन ए इंटू आई. तो V की वैल्यू हो जाती है रो एल अपॉन ए इंटू आई. अब मेरी बातों को ध्यान से समझें. रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी अगर आपको याद हो. और ऐसा आपको बताया गया है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है. तो ए से लेके यहाँ से यहाँ तक ये वायर है, सब कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एक ही मटेरियल के बने हैं. तो जितनी रेजिस्टिविटी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी. कहने का मतलब ये कांस्टेंट है. ठीक है. आई कांस्टेंट है. पूछो आई क्यों कांस्टेंट है. लिखा है उसमें, देखो लास्ट में मैंने क्या लिखा है. लास्ट में कांस्टेंट करंट इज पास, मतलब जो करंट पास कर रहे हो वो चेंज नहीं होगा. कांस्टेंट करंट अगर पास होता है, ए जो है वो कांस्टेंट है. अब पूछो ये क्यों कांस्टेंट है भाई. यूनिफॉर्म वायर, शुरू में लिखा रहा हूं, अंडरलाइन कर लो. यूनिफॉर्म वायर का मतलब हो गया कि ये जो वायर है इन सब का रेडियस सेम है, यूनिफॉर्म वायर. तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन सब में अगर तुम देख रहे हो तो रो आई अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट है. रो आई अपॉन ए कांस्टेंट है. तो यहां से तुम्हें क्या मिला, यहां से हमें मिला V इज प्रोपोर्शनल टू L. और यही इसका प्रिंसिपल है जो मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर. ये प्रिंसिपल है. ये मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी. तो जो मैंने प्रिंसिपल लिखाया उसको दोबारा समझ लें. प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा. कंडीशन है कि जब कांस्टेंट करंट पास होगा. अब देखो V इज इक्वल टू आर आई है, R की वैल्यू रो एल अपॉन ए रख दी, तो V इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इंटू आई हो गया. अब यहाँ पर क्या है, रो कांस्टेंट क्योंकि वायर एक ही वायर होगा, मटेरियल सेम है. आई कांस्टेंट क्योंकि लिखा है उसके अंदर यूनिफॉर्म करंट पास हो रहा है. और ए इसलिए कांस्टेंट क्योंकि एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है पूरा. तो फिर V इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया L. तो आप ऐसा लिख लो.
उसका ड्राइव कर लो, वो जो प्रिंसिपल है जो मैंने लिखा दिया उसको ड्राइव ऐसा करेंगे, v इज इक्वल टू आर आई लिखें, v इज इक्वल टू आर आई वेयर r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, v इज इक्वल टू आर आई वेयर r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, r की वैल्यू रख दो तो v इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इंटू आई, तो v आ गया रो एल अपॉन ए इंटू आई, रो इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, तो ऐसा लिख देना रो आई अपॉन ए कांस्टेंट, तो v इज प्रोपोर्शनल टू l, ऐसा लिख दो v इज प्रोपोर्शनल टू l। और इसका लिख देना विच इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, यही प्रिंसिपल है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो v इज प्रोपोर्शनल टू l, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, और यहां से आप ऐसा लिख लेना, इस स्टेप के बाद ऐसा लिख लो v इज इक्वल टू के एल, तो k इज इक्वल टू v अपॉन एल, और इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात को समझना जो मैं कह रहा हूं, देखिए v इज प्रोपोर्शनल टू l होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कितना होगा k, तो v इज इक्वल टू के एल हो जाएगा, जब v इज इक्वल टू के एल हो जाएगा तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी, v अपॉन एल, इसको क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो लिख ले वेयर k इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसा लिख लें बराबर। यहाँ पर जो k की वैल्यू आई उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ गए? तो कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का मैंने अभी आपको केवल इतना समझाया, बहुत बड़ा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, आज भी चलेगा, अगले टर्न पर भी चलेगा, 2 टर्न का टॉपिक होता है अकेला खाली पोटेंशियोमीटर, जल्दबाजी ना करें, समझें और हमसे। तो मैंने अभी आपको केवल इतना समझाया कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा 6-7 वायर का कॉम्बिनेशन होता है, वुडन बोर्ड पर ये बंधा होता है, उसके नीचे स्केल लगी होती है, ये किस काम में आता है, ये ईएमएफ ऑफ दी सेल निकालने के काम आता है। और प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है वायर के, कंडीशन है कि जब कांस्टेंट करंट पास होगा, ये हमने प्रूव कर दी कंडीशन, और यहाँ से निकालोगे तो v इज इक्वल टू के एल, तो k इज इक्वल टू वी अपॉन एल, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ गए, यहाँ तक लिख लिया। अब पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन पढ़ने से पहले, पोटेंशियोमीटर का यूज पढ़ने से पहले, पोटेंशियोमीटर की आगे की बातें पढ़ने से पहले हमें 2 बातें करनी होंगी। एक तो ईएमएफ क्या होता है और एक पोटेंशियल क्या होता है, उसमें अंतर, एक सेल क्या होता है और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं अभी इस टॉपिक को यहीं रोकूंगा और पहले कुछ दूसरे टॉपिक पर आऊँगा, लेकिन अभी इसमें 2-3 बातें लिखें। इससे पहला तो एक सवाल लिखें, वो सवाल ये है, करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, क्वेश्चन लिखे, ये फिगर बना लिया आप लोगों ने, और अगर फिगर रह भी गया हो तो वीडियो को पॉज करके बाद में बना लेना। लिखो करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर is flowing, current of 1 milliampere is flowing through potentiometer wire, current of 1 milliampere is flowing through potentiometer wire of length 4 meter, of length 4 meter. सुनो, a current of 1 milliampere is flowing through potentiometer wire of length 4 meter and of resistance 4 ohm, and of resistance 4 ohm, and of resistance कितने ओम, 4 ओम। तो सवाल है करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस जो है वो कितने ओम से, 4 ओम्स, रेजिस्टेंस कितने ओम्स, 4 ओम्स। फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ले लो 1 मिनट जल्दी से, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट करो।
मिक्स कराओ, बर्फ डाल मिक्सी। तो क्या निकालना है? अगर आपका किसी का आंसर आ गया हो तो जरा भेजो, क्या करते हो? क्या निकालना है? अगर आप में से किसी बच्चों का आंसर आ रहा है तो भेजिए, जरा देखें कितना आंसर आया, कुछ दिमाग लगाए क्या? अरे वाह, आ गया, अंजलि तोमर का आंसर आ गया, वेरी गुड अंजलि तोमर, सही है आपका। हर्षित शर्मा का आंसर सही आ रहा है, हर्षित शर्मा वेरी गुड बेटा। शिवम वर्मा का आंसर सही आ रहा है बेटा, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, वाह, इन्हें जल्दी जल्दी भेज दिया। अनिकेत चौरसिया का आंसर बेटा थोड़ा सा मेहनत कर ले, अभी नहीं आया। वीरेंद्र का आंसर सही आ रहा है। एक बच्ची है, इसका मुझे नाम नहीं मालूम, बच्चा बच्ची जो भी है, 746 सही आ रहा है। काजल का आंसर सही आ रहा है। गौरव माहौर ने तो यूनिट भी लिख दिया, वोल्ट पर मीटर, वेरी गुड गौरव माहौर, ऐसे ही करते रहो। एक ये इसका आंसर मुझे नाम नहीं मालूम, 1/1000 लिखा है, 82886। यशस्वी सद्दर बेटा मेहनत कर यशस्वी, तेरा गड़बड़ हो गया आंसर। और बाकी बच्चे कहाँ हैं? संदीप यादव सही आ रहा है, संदीप यादव। नरे ये वर्मा करके जो लड़की है गलत कर रही है, गलत आ रहा है। समीक्षा जिंदल सही आ रहा है, समीक्षा जिंदल का सही है। खुशी गुप्ता का सही है। वंदिता समाधिया का सही है। चलो, खुशी सिंह का गलत आ रहा है बेटा, मेहनत कर खुशी सिंह, ठीक है। एक बच्चा है 5989 लास्ट में, उसका सही है, पता नहीं नाम क्या है। आयुषी नीरज शर्मा ने कुछ भेजा है, उसका देख लेते हैं। आयुषी नीरज शर्मा का आंसर कहाँ है? दिख नहीं रहा, अभी एक बच्ची का है वो गलत आया है। आयुषी नीरज शर्मा का सही आंसर आ रहा है। चलो फिलहाल बहुत मैंने आंसर चेक कर लिए, सुबह बातम का और चेक कर लेता हूँ, सही आ रहा है। बाकी लोग अब करते रहो जरा, अब बोर्ड पर देखो जरा जल्दी से। क्या होता है V अपॉन एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, V अपॉन एल निकालना है। अब एल तो तेरा 4 है, V के लिए I पता है और R पता है, ओम्स लॉ लगा दे तो V इज इक्वल टू आर आई R4। अब तुम I में गलती कर रहे हो, 1 मिली एम्पियर है, इसको 10⁻³ लिखोगे, एम्पियर में चेंज करोगे। कई सारे बच्चे इसको एम्पियर में चेंज ही नहीं करते हैं, और जब एम्पियर में चेंज ही नहीं करेंगे तो आंसर आएगा कैसे? तो ये कड़वा हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 10⁻³ इस तरह से ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें समझा रहा हूं, उनको समझेंगे और उनको करेंगे, ठीक है। वो बातें क्या हैं बोर्ड पर देखेंगे, हम आगे तभी बढ़ेंगे जब उन बातों को समझ लेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस कराने से पहले आपको कुछ चीज़ें दूसरी समझा रहा हूं। आप हेडिंग डाल दो जरा जल्दी से, और वो छोटी सी हेडिंग डाल दो। पहले अपन वो छोटी सी हेडिंग जरा कर लें। लिखो सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, हेडिंग डाल दो सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज की हमारी हेडिंग है, आगे चीज़ों को समझने से पहले हमें समझना होगा सेल और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो हमने हेडिंग डाल दी सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए, अब आप सबको मालूम है सेल क्या होता है, हर बच्चा जानता है सेल किसको कहते हैं। तो अगर कोई बात आ जाए कि एग्जाम में सेल को डिफाइन करो, तो सेल एक ऐसी डिवाइस होती है, जैसे अभी हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जो पोटेंशियल चाहिए, बल्ब जलाना है, तो हम क्या करते हैं, वो प्लग लगा देते हैं सॉकेट। और प्लग क्या है? एमपीवी से जो एसी की सप्लाई आ रही है। अब एमपीवी की सप्लाई नहीं चाहिए और हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, बल्ब जलाना है,
तो हम क्या करेंगे, सेल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब सेल एक डिवाइस है जो क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखो सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस। लिखो cell is a device which provides the necessary potential difference for an electric circuit to maintain continuous flow of current. करंट, बात समझो, टू मेंटेन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। तो सेल एक डिवाइस है जो प्रोवाइड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस, जो दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है अक्रॉस दी वायर टू मेंटेन दी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, जिसके कारण कंटिन्यूस फ्लो क्या होगा, करंट का जनरेट होता रहेगा। सिंबल ऑफ सेल इज, ये सेल का सिंबल है, सब जानते हैं, छोटी बातें समझा रहा हूं। और अगर ऐसा बना है तो ये बैटरी का सिंबल है, ये बैटरी है। एक्चुअली बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर कई सारे सेल लगे हैं तो उसको बैटरी कहते हैं। तो ये तेरा सेल हो गया और ये तेरी बैटरी हो गई। चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पर। जब हम बाजार से सेल लाते हैं तो ये दो बातें समझनी होती हैं। एक शब्द होता है ईएमएफ ऑफ दी सेल, बोर्ड पर ध्यान देना। दूसरा शब्द होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले मैं कुछ बातें कर रहा हूं, उन बातों को समझेंगे, उन बातों को देखेंगे। देखो यार, इधर बोर्ड पर ध्यान से देखना, बोर्ड पर ध्यान से समझो जरा बात को, मैं क्या समझा रहा हूं तुम लोगों को, उसको देखना। सेल लाना, सेल लाओ, एक सेल। बोर्ड पर ध्यान से समझना और देखना यार जरा मैं क्या बात बता रहा हूं। अभी मैं एक सेल मंगाया है, उस सेल को आपको दिखाता हूं तो आपको बातें समझ में आएंगी कि ये दो शब्द जो मैं समझा रहा हूं, एक तो ईएमएफ ऑफ द सेल, एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, और तीसरा एक शब्द मैं और लिख रहा हूं बोर्ड पर जिसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये तीन बातें अभी हमें समझनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, इन तीन बातों को बोर्ड पर देखेंगे, इन तीन बातों को अपन समझते हैं। देखो यार, ये सेल होता है, ये हम एक सेल निकाल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये सिंपल एक सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल है ये बाजार में मिलता है, ये हम सब जानते हैं। ये सेल नाम की चीज़ है, ये सब आपको बाजार में मिलती है। ध्यान से देखना, ये सभी लोग जानते हो सेल होता है। अब आप घर में काम करना, इस सेल को आप देखना, इस सेल पर लिखा रहता है ईएमएफ 1.5 वोल्ट्स। इस सेल पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। देखो थोड़ा सा बताता हूँ, देखो शायद दिख जाए, वैसे तो दिखेगा नहीं, लेकिन दिख जाएगा तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं दिखेगा, बहुत बारीक है। तो तुम अभी घर में पढ़ना सेल में निकाल के
कि इस पर लिखा होगा EMF 1.5 वोल्ट्स। कोई सा भी सेल हो, साइज से मैटर नहीं करता। ये छोटा सेल है, इससे एक बड़ा सेल आता है, इससे एक और छोटा सेल आता है, वो साइज में अंतर है, बाकी सभी के EMF जो है वो 1.5 वोल्ट्स हैं। मेरी बात समझना। अब ये जो दो शब्द है, एक शब्द है EMF ऑफ द सेल और दूसरा शब्द मैं समझा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। बोर्ड पर देखना है जरा ध्यान से। ये जो शब्द है EMF, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। और ये जो शब्द है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। तो अगर हम नहीं पढ़ाते, अगर हम नहीं समझाते, तो आधे से ज़्यादा बच्चे, मतलब मैं तो मानता हूँ 90% बच्चे दोनों को एक ही समझते हैं। उनसे कहो EMF क्या है तो कहना वही है जो सेल का वोल्टेज है। पोटेंशियल क्या है, अरे वही है वो जो सेल का वोल्टेज है। अब दुनिया का कोई भी सेल ले आओ आप, उस पर ऐसा नहीं लिखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस 1.5, उस पर ऐसा नहीं लिखा रहता। उस सेल पर क्या लिखा होता है, EMF 1.5। तो बात समझें कि ये सेल नाम का वस्तु का जो EMF नाम की चीज है वो क्या है। तो EMF जो है, ध्यान से सुनना, EMF जो है वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। मेरी बात समझना, पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। बात समझे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब जैसे ये सेल है, अभी इस सेल में से मैं कोई करंट ले रहा हूं क्या? आंसर है नहीं ले रहा, कोई तार नहीं लगा। अब मैं एक तार नीचे जोड़ दूं, यहां जोड़ दूं, एक तार में यहां जोड़ दूं, वो बल्ब से जोड़ दूं तो करंट फ्लो करने लगेगा। भाई दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। अब मैं दोनों में वायर जोड़ दिया तो इस सेल में से करंट फ्लो करने लगेगा। तो जब करंट फ्लो करता है उस समय शब्द यूज होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में अंतर समझो। उस समय जो शब्द यूज होता है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों समझो, दोनों ही वोल्ट्स हैं, दोनों ही वोल्टेज हैं, लेकिन EMF शब्द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब उसमें से करंट नहीं लिया जाता। तभी इसके ऊपर लिखा रहता है EMF 1.5 वोल्ट। मतलब अभी इसमें से कोई करंट तो ले नहीं रहे, इसीलिए इस पर लिखा है कि EMF जो है 1.5 वोल्ट है। मैं इसमें से करंट ले लूं इसी सेल में से, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मेरी बात समझो, उस समय पर हम कहेंगे कि वो EMF नहीं है, वो क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे मैं आपको कुछ बातें बोर्ड पर समझाता हूँ, फिगर बना के कुछ बातें बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप मेरी बात समझ पाएं। बोर्ड पर देखें जरा ध्यान से। हम बाजार गए, एक रेजिस्टेंस ले आए। अच्छा, कुछ बच्चों को समझते होंगे कि हम घर में तो रेजिस्टेंस लगाते नहीं सर, रेजिस्टेंस पढ़ाते रहते हैं। हमारे कहीं भी घर में, पूरे घर में रेजिस्टेंस नहीं लगा। तुम देखो जरा तुम्हारे कमरे में आसपास कहीं घुमाओ अपनी नज़र, अभी तो कमरों में बैठे हो, कहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है तो तुम कहोगे यार सर तो जो ही है रेजिस्टेंस जबरदस्ती पढ़ाते रहते हैं। अबे हजारों रेजिस्टेंस लगे हैं। जैसे तुम्हारे घर में पंखा लगा उसमें रेजिस्टेंस होगा, बल्ब है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, वायर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, ट्यूबलाइट लगी होगी तो उसका रेजिस्टेंस होगा, और जो भी सामान तेरे घर में लाइट का लगा है उस सब में खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस सीधे नहीं लगाते लाके, कि पागल थोड़ी रेजिस्टेंस लगाएंगे, लेकिन जो भी सामान है उसका रेजिस्टेंस है तो कोई ना कोई सामान लगाए। अब बोर्ड पर देख, यहां पर एक स्विच लगा है, यहां पर एक क्या लगा है, स्विच। बोर्ड पर देखते चलना रे। और यहां पर लगी एक बैटरी, लाल रंग की बैटरी लगी है और ये कनेक्ट है। अब मुझे बता, सोच के अपना दिमाग चला, इसको देख ध्यान से, इस सेल में से करंट फ्लो हो रहा है क्या नहीं? ध्यान से देखना, अपना मन लगाओ, अपना दिमाग लगाओ कि इस सेल में से करंट फ्लो हो रहा है क्या नहीं। तो जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे फिजिक्स जानते हैं, उनको दिख रहा है स्विच ओपन है, बिंदी नहीं लगी। स्विच ओपन है, बिंदी नहीं लगी। और जब बिंदी नहीं लगी तो ये ओपन सर्किट है। भाई ये ओपन सर्किट है
और ओपन सर्किट है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा तो अगर मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दूं, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है और एमीटर सीरीज में लगा है, अगर इसमें वोल्ट मीटर लगा दूं तो तू मुझे बता ये जो वोल्ट मीटर है ईएमएफ मेजर करेगा क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा? आंसर हुआ कि ये ईएमएफ मेजर करेगा। क्यों ईएमएफ मेजर करेगा? कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा और कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसको क्या मेजर करना पड़ेगा? ईएमएफ को मेजर करना पड़ेगा। अब जरा दूसरी सर्किट देख बगल में नीले रंग की, बोर्ड पर देख। ये वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, बोर्ड पर समझ। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, इससे मतलब नहीं है नीचे लगाया कि ऊपर लगाया। कुछ बच्चे सोचते हैं सर इसमें तो ऊपर लगाया, इसमें नीचे लगाया। अबे एक ही बात है, ऊपर लगा लो या नीचे, पैरेलल में लगना चाहिए। अब तू मुझे बता इस सेल में से करंट फ्लो करेगा कि नहीं? देखो कैसे पता चलेगा। बिंदी लगी है तो क्लोज सर्किट है। मेरी बात सुनो, कौन सी सर्किट है? क्लोज सर्किट है। बिंदी लगी है तो क्लोज सर्किट है, और क्लोज सर्किट है इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाम का शब्द इस्तेमाल होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाम के शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि जो ईएमएफ वाला शब्द है ये बच्चों तब इस्तेमाल होता है जब सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होता, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और या पोटेंशियल डिफरेंस है ये शब्द तब इस्तेमाल होता है जब सेल में से करंट फ्लो करता है। ठीक है। अब तीसरा शब्द मुझे समझना था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो यार, जो ये सेल होते हैं, सेल इसके अंदर केमिकल वगैरह भरा पड़ा होता है। मालूम है कि सेल के अंदर जो है वो केमिकल वगैरह होता है। उस केमिकल को पढ़े लिखे लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं रे? इलेक्ट्रोलाइट। यूफिनो केमिस्ट्री इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो करंट के फ्लो को थोड़ा बहुत रोकता है, वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। मेरी बात समझना। तो वो जो इंटरनल जिसके कारण करंट रुक रहा है, उस केमिकल के कारण जो करंट रुक रहा है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपन कैपिटल आर से करते हैं, और इसको किससे करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो तुमको को ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो तीन शब्द मैंने आपको समझाए। पहला शब्द मैंने समझाने की कोशिश की जिसको कहते हैं ईएमएफ। ये शब्द तब इस्तेमाल होगा जब सर्किट ओपन सर्किट है। सर्किट ओपन सर्किट है मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा। दूसरा शब्द है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस शब्द का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सर्किट क्लोज्ड है। सर्किट क्लोज्ड है मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है। और तीसरा शब्द है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये अपन कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो लिखो तुम, सेल में पहला तो डेफिनेशन लिख लिया था, इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस to maintain a continuous flow of current। अब लिखो EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हेडिंग डाल दो EMF। लिखें EMF of a cell may be defined as the potential difference। EMF of the cell may be defined as the potential difference। EMF of the cell may be defined as the potential difference between the terminals of the cell। EMF of the cell may be defined as the potential difference between the terminals of the cell when
no current is taken from the cell. When no current is taken from the cell, that is circuit is open circuit. लिख लो, that is circuit is ओपन सर्किट. सर्किट जो है वो ओपन सर्किट है. अब ये वाला फिगर बना देना, ये वाला ओपन सर्किट. तो इस समय ये ईएमएफ मेजर होगा, ये लिख देना. ये वोल्ट मीटर जो है वो ईएमएफ मेजर करेगा. ठीक है, ये फिगर बना देना. फिर तुम लिखना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. उसमें ये फिगर बनाओ जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, बनाओ फिगर. चलिए, तो ये फिगर आपने बना दिया. इसके अंदर ईएमएफ के अंदर लिख देना ये जो पोटेंशियल, ये जो क्या है, वोल्ट मीटर, इट मेजर ईएमएफ. अब ये आपने बना दिया और लिखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. लिखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. लिखें दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर क्लोज सर्किट. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. लिखो दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर क्लोज्ड सर्किट. ये शब्द तब यूज होता है जब क्लोज सर्किट हो. that is when current is drawn from the cell. that is when current is drawn from the cell. इसको हम तब यूज करेंगे when current is drawn from the cell. this circuit is used when current is drawn from the cell. फुल स्टॉप. अब आगे की बातचीत करते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं. तो हमने इतनी बातें समझाई आपको. और तीसरा शब्द लिख लो इंटरनल रेजिस्टेंस. पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसके बारे में लिखो. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बारे में लिखें. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज, लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज internal resistance of the cell is defined as the opposition offered by the electrolyte. It is defined as the opposition offered by the It is the opposition offered by the electrolytes. It is the opposition offered by the electrolytes and the electrodes of the cell. It is the opposition offered by the electrolyte and the electrodes of the cell and the electrodes of the cell for the flow of current. मतलब ये अपोजिशन है जो देता है. इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द
electrolyte and the electrodes of the cell for the flow of current, full stop. It is denoted by a small r, and it mainly depends on nature of electrolytes and electrode, and it mainly depends on nature of the electrolytes and electrode. ये मेनली डिपेंड करता है कि नेचर क्या है इलेक्ट्रोलाइट का. जैसे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अलग होगा, सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अलग होगा. तो हर किसी का इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होता है, उस पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा. नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, एंड इट्स यूनिट इज ऑल्सो ओम्स. इसका भी जो यूनिट है वो ओम्स ही रहता है. ठीक है. अब दो बातें आपको समझा रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से समझें. आजकल हर घर में इन्वर्टर होता है. करीब करीब जितने भी बच्चे हैं, करीब करीब एक आध दो को छोड़ दें तो इन्वर्टर नाम की वस्तु हर घर में होती है. और उस इन्वर्टर में बैटरी लगती है. मेरी बातों को ध्यान से सुनना. उस इन्वर्टर में क्या लगती है? बैटरी लगती है. जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसकी लाइफ 2 से 3 साल होती है. 2 से 3 साल. कोई बैटरी 2 साल तक चल जाती है, कोई बैटरी 3 साल तक चलती है. मतलब 2 साल मिनिमम और 3 साल मैक्सिमम होता है. ऐसी कार को स्टार्ट करने के लिए बैटरी होती है, उसकी भी लाइफ 3 से 4 साल होती है. आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं, आपकी जो स्कूटी है, जो उसको सेल्फ स्टार्ट स्कूटी जो होती है, उसमें भी आज बैटरी लगती है. तो मैं यहाँ पर कुछ और बात समझा रहा हूँ. तुमको लग रहा होगा पता नहीं क्यों स्कूटर दिला रहे हैं क्या सर, यार इन्वर्टर दिला रहे हैं. कुछ नहीं दिला रहा, मैं कुछ समझा रहा हूँ, समझो. अब सवाल है, बैटरी खराब हो गई 3 साल में, तो बैटरी में ऐसा क्या है जो खराब हो गया? बैटरी में क्या होता है? लोहा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, अंदर उसमें केमिकल होता है, सब कुछ होता है. तो उसमें ऐसा क्या है जो हम कहते हैं वो खराब हो गया? बात समझो, जो हम कहते हैं जिसके कारण वो खराब हो गई. तो सवाल है, बैटरी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो खराब हो जाता? कुछ नहीं यार, ध्यान से सुनना. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है. मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम. आज आप नई बैटरी खरीद के लाए बाजार से और आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फिलहाल मान लो 0 है, और वो नई बैटरी बढ़िया काम करती है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, हम कहते हैं गांव की भाषा में, या गांव वाले कहते हैं बैटरी कमज़ोर हो रही है. अब ये कमज़ोर हो रही है, वो कोई इंसान है जो बुढ़ा हो रहा है? बैटरी कमज़ोर हो रही है. बैटरी कमज़ोर हो रही है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. कमज़ोर हो रही है मतलब वो करंट कम दे रही है. कमज़ोर का मतलब ये थोड़ी ना कि वो ताकत नहीं है, वो तो जितनी शक्ति पहले थी अभी है, करंट कम दे रही है. और फाइनली 3 साल बाद या 3.5 साल बाद उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है. उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इनफाइनाइट. अब उसका रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाता है, इसका मतलब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, वो हमारे किसी काम का नहीं रहता. जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी ये नया सेल खोला, ये नया पैकेट है सेल का, इसमें से एक सेल अपन निकाले, तो अभी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 0. अब मैं इसको जब इस्तेमाल कर लूँगा, घड़ी में लगा दूंगा, कहीं लगा दूंगा, तो 1 साल बाद भी ये दिखेगा तो ऐसे ही, जितनी ताकत अभी ये तोड़ ले वो उतनी तब होगी. लेकिन 1 साल बाद क्या होगा? इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा और इसका करंट फ्लो बंद हो जाएगा. तो हम कहेंगे सेल खराब हो गया. भाई सेल खराब हो गया का क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं कि दिखने में खराब हो गया, रंग खराब हो गया, वो तो सब एक साथ दिख रहा है. सेल खराब हो गया मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया. तो नोट करके लिखेंगे पॉइंट, एज द टाइम इंक्रीजेस, ये लिखोगे नोट, एज द टाइम इंक्रीजेस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल also increases. As the time increases, internal resistance of the cell also
इंक्रीजेस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है वो भी इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मुझे लग रहा है ये बातें समझ में आ रही होंगी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ गए। अब लिखो, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन, लिखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब EMF ही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इनमें रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी सेल। बोर्ड पर ध्यान देना। ये एक सेल लगा है, जरा चेक करना है यार, सिग्नल चले गए क्या, बीच बीच में बफरिंग आती है क्या, कुछ चेक करके बताओ जरा, कुछ बफरिंग आ रही है क्या। जरा मुझे फटाफट व्हाट्सएप करो और जरा चेक करके बताओ कुछ बफरिंग शुरू हो रही है क्या, जल्दी से। अभी देखो शायद ठीक हो रही है। मुझे लग रहा है कि अभी बफरिंग थोड़ी सी ठीक हो रही है। चलो अभी ठीक हो गया। अरे अभी चेक करो ठीक हो गई क्या, मुझे लग रहा है अभी ठीक है। नाउ चेक, नाउ इट्स ओके। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो क्लास शुरू कर रहे हैं, अभी सब सही है। बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, फालतू क्लास रोक दिया। और बगल में ये दूसरा फिगर बना है, बोर्ड पर देख, ये दो फिगर बना दिए। ये दो फिगर बने, ठीक है। समझ, यहां पर ये अपना सेल है, यहां पर ये अपना सेल है, ठीक है। और यहां पर ये की के है, की के है, ये दिख रहा है। और यहां पर ये की के लगी है, ठीक है। और यहां पर अपन ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। बोर्ड पर देख, ये पूरा सेल है, यहां मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। और यहां भी एक वोल्ट मीटर लगा दिया सेल के साथ। अब इन बातों को जरा समझो। ये यहां पर जो वोल्ट मीटर लगाया है, जरा दिमाग लगा, तो ये EMF मेजर करेगा, EMF। और यहां पर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। बफरिंग हो गई।